कहानी की शुरुआत होती है मार्क और सैम नाम के दो आदमी जो अमेरिकन एफबीआई के सीक्रेट एजेंट्स हैं। इस वक्त वो दोनों एक पुरानी और खंडर जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंचे थे। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक ड्रग डील होने वाली है, इसलिए ये दोनों नकली डीलर्स बनकर ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने आए थे। मार्क एक टिपिकल अमेरिकन नहीं बल्कि वो अमेरिकन के पास आए एक छोटे लेकिन खूबसूरत आइलैंड से बिलोंग करता था। और मार्क एफबीआई ज्वाइन करने के बाद पिछले 11 सालों से परमानेंटली अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसकी फैमिली अब भी उसी आइलैंड पर रहती है, जिनमें उसकी माँ लियोना, उसका भाई खबीब और उसकी गर्लफ्रेंड अकीला शामिल है। दूसरा एजेंट सैम जो एक प्रॉपर अमेरिकन था और उसकी कोई खास फैमिली भी नहीं थी। वहाँ थोड़ी ही देर में वो ड्रग सप्लायर्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले मार्क उनकी गाड़ी के पास जाकर डील वेरीफाई करता है और सैम थोड़ी दूर खड़े होकर सिचुएशन पर नजर रखे होता है। तभी सप्लायर का एक आदमी गन लेकर सैम के पास आता है और ये कंफर्म करता है कि वो डीलर ही है ना, और साथ ही वो सैम को पैसे दिखाने को कहता है। लेकिन सैम बिल्कुल शांत रहते हुए उसे पैसे दिखा देता है। उधर मार्क ड्रग्स को ध्यान से चेक करता है और कंफर्म कर लेता है कि ये असली माल है। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन तभी अचानक दोनों अपना एक्शन मोड ऑन कर देते हैं और सप्लायर्स पर हमला करके और कुछ ही देर में उन्हें ढेर करके अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों नॉर्मल होकर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मार्क के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज में मार्क को बताती है कि उसके भाई खबीब का खून हो चुका है। ये सुनते ही मार्क एकदम से शॉक हो गया। दरअसल कुछ समय पहले ही आइलैंड पर मार्क का भाई खबीब मैनुअल नाम के एक मिलेनियर बिजनेसमैन के बार में बारटेंडर की जॉब करने लगा था। पर एक दिन वहाँ नोवा नाम की एक नाइजीरियन सिंगर लड़की आई हुई थी। वो बार में सिंगर की नौकरी पाने के लिए अपना म्यूजिक का डेमो देती है। वहाँ बार का ओनर मैनुअल नोवा की सिंगिंग से काफी इंप्रेस हुआ और वो उसे ऑफर देता है कि वो उसको एक नॉर्मल सिंगर से 3 गुना ज्यादा पैसे देगा, लेकिन बदले में सिंगिंग के साथ हर सैटरडे और संडे की रात उसे मैनुअल के साथ बितानी होगी। ये ऑफर सुनते ही नोवा बहुत खुश हुई और वो मैनुअल को हाँ बोल देती है। और ये चीज सेलिब्रेट करने के लिए मैनुअल खबीब को उनकी टेबल पर वाइन सर्व करने के लिए कहता है। खबीब वाइन सर्व कर रहा होता है कि तभी गलती से उसके हाथ से थोड़ी वाइन नोवा के कपड़ों पर गिर गई, जिसे देखकर खबीब घबरा गया और नोवा से बार बार माफी मांगने लगा। लेकिन नोवा उसे शांत रहने को कहती है, पर मैनुअल का बिहेवियर अचानक बदल गया। उसका शांत चेहरा गुस्से में बदल गया और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें यह नहीं पता कि कस्टमर ही किंग है और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इतना कहते ही बिना सोचे समझे मैनुअल खबीब के गले पर एक कट लगा देता है, जिससे खबीब की वही जान चली गई। ये सब देखकर नोवा पूरी तरह शॉक हो गई और उसे समझ आ जाता है कि मैनुअल कोई आम बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर है। दरअसल मैनुअल एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसके इलीगल बिजनेस कई देशों में फैले हुए हैं। इस आइलैंड पर पुलिस की पकड़ कमजोर होने की वजह से वो अपने इलीगल बिजनेस को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए यहाँ आया हुआ था। फिलहाल बार में खबीब के मर्डर की इकलौती गवाह नोवा थी, जिस पर मैनुअल उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसे इसी आइलैंड पर रहना होगा और अगर उसने यहाँ से भागने की जरा भी कोशिश की तो वो उसे जान से मरवा देगा। अपने ऊपर कोई इल्जाम ना आए इसलिए मैनुअल खबीब की लाश को समुद्र के किनारे फेंकवा देता है और वहीं से आइलैंड वालों को खबीब की बॉडी मिलती है। अगले दिन मार्क आइलैंड पर पहुंच गया था। वो अपनी मां लियोना और बाकी आइलैंड के लोगों के साथ मिलकर खबीब की सारी अंतिम क्रियाएं पूरी करता है। मार्क का आइलैंड काफी छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत था। आइलैंड पर बहुत ही लिमिटेड लोग रहते थे और उनके घर भी काफी बड़े और बेहद खूबसूरती से बने हुए थे। लेकिन इस आइलैंड का एक वीक पॉइंट था कि गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेशर या पुलिस की कोई खास मजबूत पकड़ नहीं थी। फिलहाल यहाँ से निकलने के थोड़ी ही देर बाद मार्क अपनी माँ के साथ उनके घर पहुंचता है। लियोना खबीब को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसकी पुरानी चीजें निकाल कर उसे याद कर रही थी। मार्क ने खबीब को आज से करीब 11 साल पहले देखा था, इसलिए वो भी उसके कमरे में जाकर उसकी पुरानी चीजों को देखकर उसे याद करने लगा था। थोड़ी देर बाद मार्क लियोना से खबीब के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन लियोना कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि कुछ महीने पहले ही खबीब एक बार में बारटेंडर की जॉब पर लगा था। मार्क जो एक एफबीआई ऑफिसर था वो अपने भाई के मर्डर पर चुप बैठने वाला नहीं था, इसलिए वो खुद ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले मार्क पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ का हेड ऑफिसर मैक्स उसके बचपन का दोस्त था। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, जिससे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो मार्क को बताता है कि उसके जाने के बाद पिछले 11 सालों में इस आइलैंड पर बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे हमें पता ही है, यहाँ पुलिस की पकड़ पहले से ही कमजोर थी और इसी सिस्टम की कमजोरी की वजह से आसपास के देशों के बड़े बड़े गैंगस्टर्स और इलीगल बिजनेसमैन आइलैंड आने लगे थे ताकि वो अपने अपने इलीगल धंधों को और ज्यादा बड़े लेवल पर और आसानी से ऑपरेट कर सके। आइलैंड के हालात ये हो गए थे कि लगभग हर दिन अलग अलग गैंग्स के बीच टकराव और लड़ाइयां होती रहती थी और पूरा माहौल हमेशा टेंशन से भरा रहता था। ये लोग खुद को लीगल दिखाने के लिए यहाँ बड़े बड़े बार्स और होटल्स खोलने लगे और इन सब में आइलैंड के लोकल लोगों को जॉब्स भी मिलने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आइलैंड के लोग भी इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैक्स से ये सब सुनने के बाद मार्क थोड़ा हैरान रह जाता है और तुरंत उससे अपने भाई के केस के बारे में पूछता है। इस पर मैक्स बताता है कि अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन खास सबूत यही है कि खबीब का मर्डर इन्हीं गैंग्स में से किसी एक ने किया है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मार्क सीधा अपनी गर्लफ्रेंड अकीला से मिलने जाता है। अकीला एक मार्शल आर्ट चैंपियन थी और अपना एक स्कूल चलाती थी जहां वो आइलैंड के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती थी। फिलहाल मार्क और अकीला काफी दिनों बाद मिले होते हैं, जिसकी वजह से दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इसी दौरान अकीला मार्क से कहती है कि उसे खबीब की मौत के पीछे मैनुअल का ही हाथ लगता है, क्योंकि मैनुअल एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर है और उसके सामने अगर किसी से भी जरा सी गलती हो जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अकीला से ये सब सुनने के बाद मार्क सच्चाई जानने के लिए सीधा मैनुअल के बार में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो मैनुअल से मिलता है और सीधे उससे खबीब के मर्डर के बारे में सवाल करता है। वैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मैनुअल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक मिलियनेयर गैंगस्टर था। उसने आज तक कई लोगों को मारा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर एक भी केस नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल ये भी जानता था कि मार्क एक एफबीआई एजेंट है और अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो इस केस की गहराई तक पहुंच जाएगा और उसके सारे राज बाहर आ जाएंगे। इसलिए वो बिल्कुल शांत तरीके से मार्क से बात करता है और कहता है कि खबीब का खून उस रात बार से निकलने के बाद किसी दूसरे गैंग ने किया है। जिसके बाद वो मार्क को एक दूसरे बार का एड्रेस देता है और उससे कहता है कि अगर सच जानना है तो आज रात वहां जाना, क्योंकि खबीब
खबीब के असली कातिल तुम्हें वहीं मिलेंगे। फिलहाल मार्क वो एड्रेस ले लेता है और वहां से निकलते वक्त मैनुअल को साफ साफ कह देता है कि अगर खबीब के मर्डर में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें इसी आइलैंड से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। मार्क की ये बात सुनकर मैनुअल अंदर ही अंदर टेंशन में आ गया और जैसे ही मार्क वहां से गया वो तुरंत अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि रात को उसी बार में अपने कुछ गुंडे भेजकर मार्क को खत्म कर देना। दूसरी ओर मार्क वहां से निकलकर अपने पुराने दोस्त डेविड से मिलने जाता है। डेविड इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए एक छोटा सा फूड स्टॉल चलाता था। डेविड मार्क को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करने लगे। उस दौरान डेविड खबीब की मौत का जिक्र करता है और उसके लिए अपना दुख भी जाहिर करता है। थोड़ी देर में मार्क उससे उनके पुराने हथियारों के बारे में पूछता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि अमेरिका जाने से पहले मार्क और डेविड मिलकर इस आइलैंड पर एक गैंग चलाते थे और उनका काम था मैनुअल जैसे गैंगस्टर्स को खत्म करना जो इस आइलैंड पर इलीगल काम करने आते थे। डेविड ने वो सभी हथियार एक पुराने घर के अंदर छुपा रखे थे जो वो मार्क को बता देता है। मार्क उस जगह पर जाकर जमीन खोदता है और वहां से सारे हथियार निकाल लेता है, जिसके बाद मार्क रात को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार लेकर मैनुअल के बताए गए बार में पहुंचा। सबसे पहले मार्क वहां मौजूद सभी नॉर्मल लोगों को सेफली बाहर निकाल देता है ताकि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे। जिसके बाद वो धीरे धीरे वहां मौजूद गैंग मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे अपने भाई के मर्डर के बारे में सवाल करने लगा। लेकिन गैंग के लोग उसे सीरियसली लेने के बजाय उल्टे सीधे जवाब देने लगे और उसे वहां से चले जाने की धमकी देने लगे। तब मार्क अपने गुस्से पर काबू रखते हुए एक बार फिर शांत तरीके से अपने भाई के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन सिचुएशन अचानक पलट जाती है। गैंग का लीडर सीधा मार्क पर गन तान देता है, लेकिन मार्क बिना एक सेकंड गवाए एक ही मूव में उसके हाथ से गन छीन लेता है, जो देखकर बाकी गैंग मेंबर्स भी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से मार्क को मजबूरन लड़ाई करनी पड़ी। आगे सभी मार्क पर हमला करते हैं, लेकिन मार्क सबको एक एक करके गिरा देता है। आखिर में मार्क उस गैंग के लीडर के पास जाता है और उससे अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है, लेकिन गैंग का लीडर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उनमें से किसी ने भी खबीब को नहीं मारा। ये सुनते ही मार्क का शक सीधा मैनुअल पर चला गया। मार्क वहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक मैनुअल के भेजे हुए कुछ आर्म्ड बाइकर्स वहां पहुंच जाते हैं और बिना कोई मौका दिए वो मार्क पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन उन बाइकर्स के पास हैवी वेपन्स थे, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई। तब हालात को समझते हुए मार्क पीछे के गेट से भागने लगा, लेकिन वो बाइक राइडर्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। तब मार्क तेजी से गलियों में दौड़ता हुआ बीच बीच में छुपकर उन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन फिर भी वो तीनों बाइक राइडर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और आखिरकार मार्क अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया और एक सेफ जगह जाकर छुप गया, जिसकी वजह से वो राइडर्स उसे ढूंढ नहीं पाए और आखिर में वहां से वापस चले गए। वहां उन बाइक राइडर्स में से एक मैनुअल को कॉल करता है और उसे बताता है कि मार्क उनके हाथ से निकल गया। ये सुनते ही मैनुअल गुस्से से आग बबूला हो गया और फोन पर ही उन पर चिल्लाने लगा। फिर बिना वक्त गवाए वो एक खतरनाक ऑर्डर देता है कि मार्क को डराने के लिए उसकी मां लियोना को खत्म कर दो। ये सुनते ही वो तीनों राइडर्स बिना देरी किए सीधा मार्क के घर की तरफ निकल पड़े। मार्क के घर पहुंचकर वो चुपचाप अंदर घुसते हैं और सीधा लियोना के बेडरूम तक पहुंच जाते हैं और बिना कुछ सोचे वो उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पास जाकर देखते हैं तो एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि वहां लियोना नहीं थी बल्कि उसकी जगह तकिए रखे हुए थे। दरअसल मार्क को पहले ही इस बात का शक हो गया था, इसलिए उसने अपनी मां लियोना को सेफ रखने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड अकीला के घर शिफ्ट कर दिया था, जो देखकर राइडर्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और वापस लौटने लगे। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर दीवार पर लगे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो फोटो मार्क और अकीला की थी और वो राइडर उस फोटो को अपने साथ ले गए। खैर कुछ ही देर बाद पुलिस को बार में हुई उस वायलेंट फाइट की खबर मिल जाती है, जिसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ तुरंत वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। वहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि कुछ गुंडों ने मार्क के घर पर भी हमला किया है, जो सुनते ही वो बिना देरी किए सीधा मार्क के घर पहुंचा और मार्क को भी वहां बुला लिया। अब जैसे ही मार्क अपने घर पहुंचता है और अपने घर की हालत देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है और मैक्स से कहता है कि ये हमारा अपना आइलैंड है, हमारे पूर्वजों ने इसे अपने हाथों से बनाया है, फिर भी हम इस आइलैंड पर सेफ नहीं है। तब मैक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। तब मार्क मैक्स से अपने भाई के केस के बारे में पूछता है। मैक्स मार्क को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें नोवा नाम की एक नाइजीरियन लड़की के बारे में पता चला है, जो इस केस के बारे में काफी कुछ जानती है और अगर वो सच बोल दे तो ये पूरा मामला यही सोल्व हो जाएगा। जो सुनते ही मार्क बिना समय गवाए अगले ही दिन सीधा नोवा के होटल पहुंचा। वहां वो उसका रूम ढूंढ लेता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन नोवा डर के मारे दरवाजा खोलने से साफ मना कर देती है। तब मार्क अपना बैज निकालकर उसे दिखाता है, जिसे देखकर नोवा को उस पर थोड़ा भरोसा हो गया और वो धीरे से दरवाजा खोल देती है। दरअसल मैनुअल ने नोवा पर नजर रखने के लिए अपने कुछ आदमी लगा रखे थे ताकि वो कहीं भाग न सके, लेकिन मार्क उन्हें चकमे देकर किसी तरह वहां तक पहुंच गया था। और जब मार्क नोवा से ठीक से मिला तो नोवा ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। अब मार्क उससे खबीब के मर्डर के बारे में सच बताने को कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो सब कुछ सच सच बता दे तो वो उसे आज ही इस आइलैंड से बाहर निकलवा देगा। ये सब सुनकर नोवा के अंदर इस आइलैंड से निकलने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठती है और फिर वो मार्क को सब कुछ बताना शुरू कर देती है, कैसे वो इस आइलैंड पर आई, कैसे मैनुअल ने खबीब का खून किया और कैसे उस वारदात की गवाह होने की वजह से उसे यहीं इस आइलैंड पर कैद करके रखा गया। ये सारी बातें वो मार्क को बता देती है, जो सुनने के बाद मार्क के अंदर गुस्सा और बदले की आग और भी तेज हो गई और वो तय कर लेता है कि वो किसी भी हाल में मैनुअल से बदला लेकर रहेगा। और नोवा से किए हुए वादे के मुताबिक मार्क उसे सेफली होटल से बाहर निकालता है और उसे इस आइलैंड से बाहर भेजने की जिम्मेदारी मैक्स को सौंप देता है। तब इंस्पेक्टर मैक्स नोवा को अपने साथ लेकर वहां से निकलता है और उस आइलैंड से बाहर भेजने के लिए एक पोर्ट पर ले जाता है, जहां वो उसे फ्लाइट की टिकट देकर सेफली इस आइलैंड से रवाना कर देता है। इधर मार्क अकीला के घर पहुंचता है, जहां वो अपनी मां लियोना और अकीला को खबीब के कातिल मैनुअल की पूरी सच्चाई बता देता है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल का बंगलो दिखाया जाता है,
है जहाँ उसने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। दरअसल ये वही आर्म्ड बाइकर्स थे जो पिछली रात मार्क और उसकी मां लियोना को मारने में नाकाम रहे थे। अब वैसे मैनुअल के बारे में हमें पता ही है कि कैसे उसके अंडर काम करने वाले किसी भी आदमी से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इसी वजह से वो गुस्से में उन 2 राइडर्स को वही मार देता है। लेकिन तीसरा राइडर जिसने पिछली रात मार्क के घर से उसकी और अकीला की फोटो उठाई थी, वो तुरंत वो फोटो मैनुअल को दिखाता है और साथ ही अकीला के स्कूल और उसके घर दोनों के एड्रेस भी उसे बता देता है। दरअसल ये तीनों लोग इसी आइलैंड के लोकल थे जो सिर्फ पैसों के लिए मैनुअल के अंडर काम कर रहे थे। मैनुअल मार्क को डराने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए अकीला को उठाने का प्लान बनाता है और वो 4 आदमियों की एक टीम अकीला के स्कूल भेजता है। लेकिन वहाँ अकीला नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। उधर घर के अंदर अकीला, मार्क और लियोना आपस में बातें कर रहे थे। तभी मार्क को बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही तुरंत सतर्क हो गया और बिना देरी किए अपने छुपाए हुए हथियार निकाल लेता है। वो एक गन खुद अपने पास रखता है और दूसरी अकीला को देता है। आगे वो तीनों पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ वो चारों अटैकर्स अकीला के घर में घुस गए और तलाशी लेने लगे। तभी 2 बंदे घर के पीछे का दरवाजा खुला देखते हैं, जिससे वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगे। वहीं मार्क, अकीला और लियोना जंगल की तरफ भाग रहे थे। तभी वो 2 अटैकर उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब मार्क भी तुरंत कवर लेकर डेडली तरीके से उन पर रिटर्न फायरिंग शुरू कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ मैक्स को इस अटैक की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तब वो भी बिना वक्त गवाए अकीला के घर पहुंचा और अकीला के घर पहुंचते ही मैक्स ने सिचुएशन को समझते ही अटैकर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। उधर मार्क भी लगातार अटैकर्स पर फायरिंग कर रहा था, जिससे वो थोड़ी ही देर में एक अटैकर को मार गिरा देता है। और अब जो दूसरा अटैकर बचा था वो मार्क की हैवी फायरिंग देखकर डर गया था और वहाँ से भाग निकला। इधर मैक्स भी जवाबी फायरिंग कर रहा था, जिससे उन अटैकर्स पर काफी प्रेशर बन जाता है। इसलिए थोड़ी ही देर में बाकी बचे तीनों अटैकर्स भी अकीला के घर से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्क, उसकी माँ लियोना और अकीला सेफ थे। वहीं मार्क और उसका परिवार सेफ है या नहीं ये जानने के लिए मैक्स मार्क को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि तीनों सुरक्षित हैं। लेकिन मार्क कहता है कि वो मैनुअल को नहीं छोड़ेगा और सबसे पहले वो अपनी मां लियोना और अकीला को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। थोड़ी देर में मार्क अकीला और अपनी मां को लेकर अपने पुराने दोस्त डेविड के घर पहुंचा। वो डेविड से साफ साफ कहता है कि आज से लियोना और अकीला की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी अकीला वहां रुकने से साफ मना कर देती है। वो मार्क से कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पर आखिरकार मार्क लियोना को डेविड के पास छोड़ देता है और अकीला को अपने साथ ले जाता है। अब दूसरी तरफ नोवा के होटल पर मैनुअल खुद नोवा को देखने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता है उसे नोवा नहीं मिलती, जो देखकर मैनुअल का चेहरा एकदम से बदल गया और वो तुरंत टेंशन में आ गया। वो गुस्से में उस आदमी को बुलाता है जिसे नोवा पर नजर रखने और उसे खाना पानी देने की जिम्मेदारी दी गई थी। तब वो उससे पूछता है कि नोवा कहाँ है। तब वो आदमी घबराते हुए जवाब देता है कि वो कल दोपहर को आखिरी बार उसे खाना देने आया, तब उसने उसे देखा था। उसके बाद वो कहाँ गई उसे कुछ भी नहीं पता। जो सुनते ही मैनुअल का गुस्सा और भी हाई लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर नोवा पुलिस तक पहुंच गई तो उसके सारे गुनाह सामने आ जाएंगे और उसका पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। अब फिलहाल रात के समय में हम मार्क और अकीला को देखते हैं, जो एक सुनसान जगह पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ अकीला मार्क पर हुए लगातार खतरनाक हमलों को देखकर डर चुकी थी, इसलिए वो मार्क से कहती है कि वो मैनुअल से समझौता कर ले। लेकिन मार्क साफ मना कर देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आइलैंड हमारा है और वो यहाँ से सिर्फ मैनुअल को ही नहीं बल्कि सभी गैंगस्टर्स को खत्म करके ही रहेगा। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मैक्स की गाड़ी आकर रुकती है। मार्क को लगता है कि उसमें मैक्स ही होगा, इसलिए वो उसे आवाज देने लगता है। लेकिन जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तब मार्क को कुछ गड़बड़ लगी। तब वो धीरे धीरे गाड़ी के पास जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है और अब जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर मैक्स खून से लथपथ बुरी तरह घायल हालत में पड़ा था, जो देखकर मार्क तुरंत उसे संभालता है। तब मैक्स अपनी आखिरी ताकत से उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही अचानक मैनुअल के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। मार्क और अकीला दोनों तुरंत अपने अपने गन्स निकालते हैं और उन पर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सिचुएशन काफी ट्रिकी हो गई थी। मार्क मैक्स के पास गाड़ी के करीब था, जबकि अकीला थोड़ी दूर पर अकेली खड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर कुछ आदमी सीधे अकीला की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अकीला एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन थी, जिससे वो अकेले ही उनका मुकाबला करना शुरू कर देती है। पर तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस पर वार कर देता है और अकीला वहीं बेहोश हो जाती है। और अब वो लोग अकीला को उठाकर वहां से ले जाने लगे थे। तब मार्क उसे बचाने के लिए उनकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मैक्स अपनी आखिरी सांसों में कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मार्क मजबूर होकर वहीं रुक गया और उधर वो लोग अकीला को किडनैप करके वहां से निकल गए। फिलहाल कार के पास जैसे ही मैक्स मार्क को कुछ बताने ही वाला था कि तभी अचानक मैनुअल के गैंग का एक आदमी उसे गोली मार देता है और इसी के साथ मैक्स वहीं मारा गया। ये सब देखकर मार्क पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि मैक्स सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त भी था और उसने इस केस की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। दरअसल मैक्स को जख्मी हालत में यहाँ भेजना, फिर उसी के बहाने हमला करवाना, ये सब मैनुअल का पहले से बनाया हुआ प्लान था, ताकि वो इस पूरे भगदड़ का फायदा उठाकर अकीला को किडनैप कर सके और बाद में उसे वापस करने के बदले नोवा को हासिल कर सके। फिलहाल अगली सुबह हम मार्क को चर्च में देखते हैं, जहाँ आइलैंड के लगभग सभी लोग मौजूद थे। सबके सामने मार्क खड़ा होकर मैनुअल की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मैनुअल भले ही इस आइलैंड पर लोगों को नौकरियां देता हो, लेकिन असल में वो एक खतरनाक क्रिमिनल है। उसने पहले मेरे भाई खबीब को मारा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड अकीला को किडनैप कर लिया और अब इंस्पेक्टर मैक्स का खून कर दिया। वो कहता है कि अगर आज हम सब चुप रहे तो कल मैनुअल अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। ये सुनते ही सारे आइलैंड के लोग
लोग एकदम सीरियस हो गए और मैनुअल को आइलैंड से निकालने के लिए मार्क का साथ देने को रेडी हो जाते हैं। खैर चर्च से निकलने के बाद मार्क पुलिस स्टेशन जाता है और बाकी ऑफिसर्स को मैक्स की मौत की खबर देता है और उनसे कहता है कि अब से मैक्स की जगह वो इस केस को लीड करेगा। जो सुनकर सारे ऑफिसर्स भी मार्क के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्स के केबिन में जाकर मार्क उसका लैपटॉप खोलता है और उसमें से कुछ बेहद शॉकिंग चीजें मिलती हैं। दरअसल मैक्स पहले से ही मैनुअल के खिलाफ सॉलिड एविडेंस इकट्ठा कर चुका था। उस लैपटॉप में मैनुअल के सभी लीगल बिजनेस की डिटेल्स, उनके कनेक्शंस और उनके स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मौजूद थे और शायद मरने से पहले मैक्स मार्क को इसी बारे में बताना चाहता था। वहाँ दूसरी तरफ हम अकीला को देखते हैं जिसे मैनुअल ने आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में बने एक पुराने खंडर जैसे बंगलों में बंदी बनाकर रखा हुआ था। और अब कुछ ही देर बाद FBI ऑफिसर सैम की एंट्री होती है। दरअसल मार्क काफी समय से उसके कॉल्स इग्नोर कर रहा था, जिससे सैम को उसकी चिंता होने लगी थी और इसी वजह से वो खुद उसे ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आ गया। तब मार्क सैम को इस आइलैंड पर हुई आज तक की सारी घटनाएं डिटेल में बताता है, जिससे सैम उसकी मदद करने के लिए यहाँ रुकने के लिए कहता है। मार्क उसे मना करता है लेकिन सैम उसकी बात नहीं मानता और उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। रात में जब मार्क पुलिस स्टेशन से अपने घर जा रहा था तभी उसके पास अचानक मैनुअल का कॉल आया और मैनुअल मार्क के सामने एक डील रखता है। वो कहता है कल सुबह ठीक 7 बजे तुम मेरी बताई हुई जगह पर आना और नोवा को मेरे हवाले कर देना और बदले में मैं अकीला को छोड़ दूंगा। मार्क को भी ये डील समझ आ जाती है और वो बिना ज्यादा सोचे इस डील के लिए हाँ कर देता है। लेकिन असल में मैनुअल एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था। उसे ये नहीं पता था कि मार्क नोवा को पहले ही इस आइलैंड से बाहर भेज चुका है और इसी गलती की वजह से मार्क के पास अकीला को छुड़ाने का एक सुनहरा मौका आ गया था। मार्क को यह भी पता चल चुका था कि मैनुअल ने अकीला को कहां बंद करके रखा है, जिससे वो तुरंत सैम को कॉल करता है और उसे मैनुअल की इस डील के बारे में बताकर एक सॉलिड प्लान तैयार करता है। दरअसल मैनुअल ने मीटिंग की जगह अकीला को बंदी बनाई हुई जगह से काफी दूर रखा था ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर सके। इसलिए मार्क सैम से कहता है कि मैं सुबह 7 बजे मैनुअल की बताई हुई जगह पर जाऊंगा और उसे बातों में उलझाए रखूंगा। तब तक तुम कुछ ट्रस्टेड ऑफिसर्स के साथ 7 बजे से पहले ही उस जगह पहुंच जाना जहां अकीला को बंद करके रखा गया है और उसे वहां से छुड़ा लेना। अब सुबह होते ही प्लान के मुताबिक 7 बजे से पहले ही सैम अपने कुछ चुने हुए ऑफिसर्स के साथ उस जगह पहुंच गया जहां अकीला को बंद करके रखा गया था। वहां मैनुअल ने सिक्योरिटी के लिए कई हेवीली आर्म्ड लोग उस जगह पर तैनात किए थे, लेकिन सैम और बाकी ऑफिसर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स को शांति से खत्म कर देते हैं। असल में अकीला को बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बंदी बना गया था जहां सैम और उसकी टीम काफी सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ मार्क भी मैनुअल की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया था। ये जगह पूरी तरह से पुरानी खंडर जैसी थी। यहाँ सबसे पहले मैनुअल का एक आदमी मार्क की तलाशी लेता है। इसके बाद मैनुअल खुद मार्क के पास आया। तब मार्क उसे कहता है कि वो अकेला को छोड़ दे, लेकिन मैनुअल कहता है कि पहले तुम उसे नोवा ला कर दो, तभी मैं अकेला को छोड़ूंगा। तब मार्क उसे दिखाने के लिए एक झूठा कॉल करता है और कहता है मेरा आदमी नोवा को लेकर बस आने ही वाला है। वहीं हम दूसरी तरफ सैम और बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जो धीरे धीरे पूरे बंगलों के गार्ड्स को खत्म करते हुए पहले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अकेला बंदी बनी हुई दिखती है। अब जैसे ही वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तभी अचानक एक छुपी हुई लड़की सामने आती है और बिना कोई वार्निंग दिए एक ऑफिसर पर हमला करके उसे वहीं मार देती है। लेकिन तभी सैम अपनी चालाकी दिखाता है। वो तुरंत अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करने का नाटक करता है, जिससे अटैकर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी और बस इसी मौके का फायदा उठाकर सैम बिजली की तरह अपनी राइफल निकालकर उसे गोली मार देता है और जैसे ही खतरा टलता है सैम तुरंत अकेला को खोलने लगता है। लेकिन तभी एक और हिडन गार्ड अचानक पीछे से आ गया और सैम पर गन तान देता है। तब सिचुएशन फिर से पलट गई, लेकिन इस बार अकेला फ्री हो चुकी थी और अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो एक ही पावरफुल किक में उस गार्ड को गिरा देती है और फिर सैम उसे खत्म कर देता है। सैम ने अपने 2 ऑफिसर्स की कुर्बानी देने के बाद आखिरकार अकेला को सेफली रेस्क्यू कर लिया था। तब सैम तुरंत मार्क को कॉल करता है और उसे बताता है कि अकेला अब सेफ है, जिसे सुनते ही मार्क के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और तुरंत मार्क मैनुअल को बता देता है कि उसने नोवा को आइलैंड से भगा दिया है। ये सुनते ही मार्क पर मैनुअल का कंट्रोल टूट गया और वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करके अकेला को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ सैम और उसके ऑफिसर्स पहले ही उसके सारे आदमियों को खत्म कर चुके थे, जिस वजह से उसका कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। तब मैनुअल समझ जाता है कि अब सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी है। वो जल्दी से अपने एक आदमी को मार्क को खत्म करने का ऑर्डर देता है और खुद वहां से भागने लगता है। लेकिन इधर मार्क उस गार्ड को एक ही झटके में गिरा देता है। वो गार्ड दोबारा उठकर मार्क पर फायरिंग करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक आइलैंड के लोग हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो बिना देरी किए मैनुअल के बंदों को वहीं खत्म कर देते हैं और सीधा मैनुअल के पास पहुंचते हैं। तब मैनुअल भी अपना खंजर निकालता है और मार्क को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क सीधे मैनुअल पर हमला कर देता है और वहां दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। कुछ ही देर में मार्क मैनुअल के हाथ से खंजर छीन लेता है और मैनुअल ने जिस तरह उसके भाई खबीब को मारा था उसी तरीके से वो उसका गला काटकर खात्मा कर देता है, जो देखकर गांव के लोग काफी खुश थे क्योंकि उनके आइलैंड से एक खतरनाक गैंगस्टर का खात्मा हो चुका था। और इसके साथ ही आखिर में मार्क और अकेला समुद्र के किनारे बैठे थे जहां मार्क उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर अकेला भी हाँ कर देती है। थोड़ी देर में सैम भी आ गया था जो मार्क से अमेरिका चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्क कहता है कि अब वो यही आइलैंड पर ही रहेगा और अपनी जमीन की हिफाजत